तो एक इनकी किताब आने लग रही है जो षड्यंत्रों का जो खुलासा करने वाली है, उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। राम राम जी डॉक्टर साहब। राम राम भाई जी। अच्छा, जो अपनी किताब आने लग रही है ना, उसमें किस षड्यंत्र का आपने जिक्र कर रखा है? खाली रुपये पे हुआ? 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में बेसिकली पेरेंटिंग सेमिनार है। पेरेंटिंग में हम पेरेंट्स को ये बताएंगे कि आप अपनी परवरिश में ऐसी कौन सी गलतियां करते हो जिनका खामियाजा बच्चों को बड़ा होने के बाद अपनी गलत आदतों में या गलत सोच डेवलप करने में भुगतना पड़ता है। इसी दौरान आपके आने वाली संतानों के जीवन को कौन से षड्यंत्रों से खतरा है, अगर ये और मालूम पड़ जाए तो आप अपने बच्चों का स्पर्म काउंट घटना, आईवीएफ सेंटरों का रोज बढ़ना, कैंसर, डिप्रेशन बढ़ना, इन सब चीज़ों से भी मुक्ति दिला सकते हो यदि आपको सारी चीज़ों का पता हो। इसी में एक नया जो फाइंडिंग है वो ये है कि समाज में आ रही दरिद्रता, भ्रष्टाचार, गरीबी, अपराध, नशा और बहुत सारी बीमारियां, परिवारों का टूटना, समाज के अंदर अपराधीकरण, इन सब का बहुत बड़ा कारण पैसा है, जिसको हम पैसा समझते हैं, जिसको हम रुपया समझते हैं। ये एक तरह से सॉल हार्वेस्टिंग का एक हथियार है उन लोगों का, जिसमें आपके ज़मीर को, आपकी आत्मा को ये लोग हार्वेस्ट करते हैं और आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये पूरी तरह से धन को, आपकी मेहनत को चूसने का एक तरीका है, जिसको इन्होंने बैंकों के जरिए अमली जामा पहना रखा है। तो जिसको आप रुपया समझते हो, जो आपकी जेब में नोट हैं, ये रुपया नहीं है। रुपया क्या है, वो किस तरह से काम करता है, धन क्या है, और जो दरिद्र नारायण जिसको आप धन बोलते हो, ये कैसे चलता है, महंगाई कैसे आती है, महंगाई का तरीका क्या है, क्या वो लाई जाती है प्लान करके, और बैंकों का इसमें क्या बड़ा रोल है, कर्जे का इसमें क्या बड़ा रोल है, इस सब की जानकारी के लिए उस किताब के अंदर हमने कुछ ऐसे दस्तावेज दिए हैं जो दस्तावेज हमारे लिखे हुए नहीं है, बल्कि भारत सरकार के, केंद्र सरकार के और आरबीआई के ही आधिकारिक और सर्टिफाइड कॉपीज उसके अंदर हमने लगाई हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि जो कर्ज बैंकों ने किसानों को दिया है, जिसको दे करके वो जमीन हड़प रहे हैं, वो पूरी तरह से एक फ्रॉड है, जिसका केवल और केवल एकमात्र मकसद है आपके घर को, जमीन को, दुकान को, सोने को, धातु को, मेहनत को, अनाज को, धन धान्य को, समृद्धि को चूस करके खत्म करना और आपको बर्बाद करना। अच्छा, उस पुस्तक में जो आपने लिखी है, तो उसमें अतीत का जिक्र भी है, जैसे कि नोटबंदी हुई थी, या फिर आगे होने वाला क्या है, या फिर फिलहाल क्या चल रहा है? मतलब उसमें किस एंगल से आपने, किस दृष्टिकोण से चीजों का बखान? इस किताब के लेखक असल में घनश्याम वर्मा जी हैं और मैं इसका सह लेखक हूँ। और इस किताब के अंदर जो जिक्र है वो अतीत का भी है कि आपको किस तरह से खत्म किया गया। नोटबंदी को तो फिर आप अपने आप समझ लेना, वो हमने इस तरह की चीजों को इसको कॉन्स्पिरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं लिखा, इसको हमने एक टेक्स्ट बुक की तरह लिखा है कि इसे कोई जज एक दस्तावेज की तरह इस्तेमाल कर सके, इसको कोई वकील अपना जो लेटर है उसको फ्रेम करने के लिए इस्तेमाल कर सके, इसको कोई भी लेखक आने वाले वक्त में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सके, कोई शिक्षक या कोई यूनिवर्सिटी पे सिलेबस बनाने का काम लिख सके। किसी गांव को अगर अपनी समृद्धि वापस पानी है या देश को अपनी समृद्धि वापस पानी है तो अर्थशास्त्र कैसा हो, इसको समझने के लिए इस किताब का इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह के वो सारे दस्तावेज जो कि कानूनी भी हैं, जो नेचुरल लॉ को भी फॉलो करते हैं, जो यूनिवर्सल नियमों के आधारित पर है, उन सब चीजों का विवरण हमने दिया हुआ है। और भविष्य में अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो किस तरह से सत्यानाश होगा, इसकी जानकारी भी हमने इस किताब में दी हुई है। जी, आपने किताब के बारे में ये एक डाउट था, कमेंट ज्यादातर आने लग रहे हैं, तो एक सवाल और है, जैसे कि आप ये स्कूल की थ्योरी देखा, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनकी तो तगड़ी पूछ है, आखिरी वाला ने तो कुछ नहीं कर सकता, तो खत्म है, ओए बाहर निकल ले, कान पकड़ लेना, जलील करे सारे, मतलब 12-13 साल जितने साल स्कूल में रहो है। क्या कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चे मतलब कामयाब हो सके, या फिर सबका दिमाग का लेवल मतलब इस तरीके से उठ सके जितना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा? देखो, प्रत्येक बच्चे को परमात्मा ने कोई ना कोई गुण दिया है। जब कोई गुण देता है तो कहीं दूसरी जगह पर उसकी पूर्ति या खाना पूर्ति भी मतलब या कोई कमी भी उसको करनी पड़ती है। अगर हम इसको एक प्लेन स्लेट माने, अगर यहाँ कोई चीज़ ज़्यादा कर दी तो इधर कोई चीज़ कम होगी,
टोटल ओवरऑल सबका बराबर रहेगा। इस तरह से परमात्मा ने जो दिमाग के अंदर एनर्जी का और आपके टैलेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे किया है कि इस एरिया में जिस तरह का माहौल बनेगा और आने वाले वक्त में जैसे योद्धाओं की, जैसे बच्चों की, जैसे समाज की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही दिमाग माँ के गर्भ से ही बन करके निकलते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म से पहले ही 7वें हफ्ते में ही उसका दिमाग और न्यूरल कनेक्शन तैयार हो जाता है। 10 के 10 लोब में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मैंने अभी तक के 20-22 साल के रिसर्च में मैंने ये पाया है और प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम करके मैं पूरे दृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक बच्चे के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको समाज के लायक बनाता है, जिसका इस्तेमाल करके समाज अपनी प्रगति कर सकता है। एक भी बच्चे को छोड़ने का मतलब है समाज में उतनी ही कमी रह जाना। तो आप पढ़ने में ज़्यादा होशियार हो सकते हो तो मैं बोलने में हो जाऊंगा, कोई लिखने में हो जाएगा, कोई ड्रॉ करने में हो जाएगा, कोई संगीत से हो जाएगा, कोई कला के माध्यम से हो जाएगा, कोई खेती हो जाएगी, किसी को सोने का काम करने में, किसी को ज़मीन खोदने में, किसी को कोयला बनाने में, किसी को पशुओं के साथ, किसी को घोड़ों के साथ, किसी को कुत्तों के साथ, किसी को सूअर के साथ, किसी को केंचुओं के साथ, किसी को बीजों के साथ, किसी को आसमान के साथ, किसी को हवा के साथ, किसी को पानी के साथ, हर चीज़ के साथ जोड़ने का दिमाग ने, परमात्मा ने एक इंतज़ाम किया होता है। हम माँ बाप की और समाज की ये ड्यूटी बनती है कि हम उनको उस दिशा में लेकर के जाएं जो ऊर्जा का लेवल परमात्मा ने, कुदरत ने उनको दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मतलब आपने इतने सारे काम गिनवाए कि इतने इतने कामों के लिए कुदरत ने वो बच्चे पैदा किए हैं, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। अच्छा अगर देखें तो इन फील्ड में तो टोटली मशीनें घुस चुकी हैं, टोटली रोबोटिक सिस्टम आ चुका है, मतलब किसी को भी कुछ भी नहीं करना, खाट से उठना है नहीं, खाना भी ऊपर आओगा, बन के भी मशीनें ले आओगी, सारा सिस्टम और टोटली मशीन करेगा। तो फिर मतलब इस मशीनी कल युग से कैसे मतलब भिड़ सका है? अगर जब मान लिया आप इसे खिलाफ चले, कोई मशीनें मार देगी अपना ना। आप एक बार सोच कर देखो, आप कुछ मत करो, 3 दिन लगातार ऐसे जैसे मैं पसरा हुआ हूँ ऐसे ही अपने बेड के ऊपर पसरे पसरे टेलीविज़न देखना शुरू करो। 3 दिन में आपकी कमर की बैंड बज जाएगी, आपको वो स्ट्रेच करनी पड़ेगी। आप गाड़ी चलाते रहते हो तो आपके घुटनों की बैंड बज जाएगी, आपकी कमर की बैंड बज जाएगी, आपकी गर्दन यहाँ से दुखने लग जाएगी। आप जब शरीर का काम नहीं करोगे तो आपका शरीर बेजान और बेकार होना शुरू हो जाएगा। ये नियम है। जिस चीज़ का काम आप इस्तेमाल करना बंद कर दोगे वो आपकी धीरे धीरे ख़त्म होने की दिशा में चल पड़ेगी। दिमाग भी उसी का एक हिस्सा है। मशीन आने के बाद जब आदमी अपना दिमाग लगाना बंद कर दे और शरीर का इस्तेमाल बंद कर दे तो समझ ले उसके सत्यानाश का शुरुआत हो चुकी है। अब इसमें यदि आपको बताएं कि मशीन को बनाने के लिए भी आपको ज़मीन ही खोदनी पड़ती है, आपको पर्यावरण का ही नुकसान करना पड़ता है। मशीनें कभी भी ना इंसान के लिए सही है ना पर्यावरण के लिए। आपको ये बात समझ करके अपनी अगली पीढ़ियों को किस दिशा में लेकर के जाना है ये तो तय करोगे आप। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि आपको किसी भी मशीन की, साधारण मशीन को छोड़ दीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वरना जब आप अपने खेत का काम किसी मशीन को करने के लिए दे दोगे तो आप मिट्टी के साथ आपका कनेक्शन कट जाएगा। समझो परमात्मा से कट गया, समझो अपने आप से कट गया। तो आप अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे जिसके लिए आपको कुदरत ने यहाँ पर धरती पर भेजा है। और तो बड़े हायर पर्पस पे जाने के लिए, हायर डायमेंशंस में जाने के लिए आपको प्रकृति के साथ, साउंड वेव के साथ, फ्रीक्वेंसीज के साथ, ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। वो अगर आप नहीं होगे तो कैसे बात बनेगी। तो मशीनें बेसिकली आपको क्या करेंगी, आपकी बुद्धि को जाम करके रखेंगी, रेडिएशंस आपको वैसे मारते रहेंगे, पीनियल ग्लैंड खत्म होती रहेगी, रसायन आपको बेकार बनाते रहेंगे और आप फिर यहीं इसी जाल में उलझ कर के यहीं पर घूमते रह जाओगे। ये तो पर्पस आपका नहीं है। बाकी मशीनों के ऊपर आप निर्भर हो गए तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। और कमाल की बात तो ये है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो काम करने के लिए मशीनें लगा देते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें जिम जाना है क्योंकि हमें ठीक रहना है। मतलब वो फिर आपको काम ही कर लेना चाहिए था, फिर जिम जाने की क्या जरूरत है। जिम जाना तो उल्टा और खतरनाक है। एक तो बंद कमरे के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो, एक प्लास्टिक के ऊपर काम कर रहे हो, कुदरत से कटके और बंद कमरे में एक्सरसाइज। ये तो बेवकूफ़ी से हो जाता, इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो मैं किसी को मानता ही नहीं है। इससे अच्छा तो अपने घर के कामों में आप हाथ बटाइए और घर के काम लगाइए। आप देखिए किसी को कसी से काम करते हुए आदमी को 6 ऐप उसकी वैसे ही बन जाती हैं।
अब किसी किसान को देखिए, उसको कभी आपने बदहजमी देखी हो, टेंशन, डिप्रेशन, कमर दर्द, अर्थराइटिस, या फिर ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं ना, ये जो कमर दुखने लग जाते हैं, पता नहीं कुछ ऐसी बीमारियां होने शुरू हो जाती है, वो क्यों होती हैं? इसी वजह से हो रही है। तो खाने का तरीका बदल दिया, रहने का तरीका बदल दिया, हगने मूतने का तरीका सब बदल गए, और मशीनें ला दी और आपको कह दिया कि तरक्की हो रही है। असलियत में तो आपका सत्यानाश हो रहा है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, सत्यानाश होने लग रहा है, सपने दिखने लग रहे हैं। अच्छा, जो सिस्टम पर आप ये बात कर रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा बात कर रहा है कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम आप अपना लो तो बच जाओगे, तो उसमें अपराध जीरो हो जाऊगा कि जैसे अगर ऐसा सिस्टम आप इम्प्लीमेंट कर ले हो समाज? आप बताओ, आपने कोई काम करना है जिसमें आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपसे पीछे कौन रह गया, आपसे आगे कौन निकल गया। एक ऐसा टाइम आ गया जब आप पूरा दिन अपने काम में मस्त हो। एक टाइम आ गया जब आप किसी को दिखा नहीं रहे हो कि मैंने कैसे कपड़े पहन रखे, कौन सी गाड़ी है, मेरे को मजा आ रहा है अपनी जिंदगी में, मैं अपने काम में मस्त हूं, मैं क्या अपराध करूंगा भाई? मतलब आदमी एक बार आनंद को अगर चख लेगा ना, एक बार आनंद को चख लेगा, वो दोबारा ऐसा काम क्यों करेगा? आनंद चख लिया कि सच बोलने से तो आनंद है मन में, झूठ बोलने से डर रहता है कि पकड़ा जाऊंगा, चोरी करने से डर है कि पकड़ा जाऊंगा, नशा करने में यह है कि नशा जब तक है तब तक तो आप रहोगे मस्त, और नशा जैसे ही उतरा और फिर आप दोबारा टेंशन में आ जाओ। मस्त, मैं पहले ही कह रहा हूं, मस्त होना है ना नशा करके, जब आपको पैसा चाहिए नहीं अगली सेविंग के लिए, जब आपको किसी को दिखाना नहीं पैसा, जब आपको कहीं शोशेबाजी नहीं करनी, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आप कौन सी गाड़ी से चल रहे हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कितना पैसा कमा रहे हो, और आप अपने में मस्त हो, अपराध क्यों करोगे आप? मुझे तो ये समझ से बाहर है। फाइनल आउटपुट तो ये समझ में आया, कुदरत ने जो बालक जिस चीज खातिर बना रखा है, जिस चीज के लिए बना रखा है, अगर उसको उस लाइन पर नहीं लगाया गया नहीं तो गलत चलना। ऑब्वियस सी बात है। आप नौकरी करते हो, कितने लोगों को मैंने रिश्वत लेते हुए देखा, और मैंने जब उनसे जैसे पर्सनल रिलेशन बन गया तो उसके बाद उनसे पूछ लिया क्यों लेते हो, क्या मिलता है? बस डॉक्टर साहब काम करने में मजा नहीं आ रहा है, थोड़े दिन ने सोचा 2-4 साल करके ना नौकरी, फिर वीआरएस ले लेंगे, फिर करते आराम तरवाएंगे। मतलब वीआरएस लेके कहाँ जाओगे? क्योंकि मकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, उनको बड़ी कार देनी है, उसको वो अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। उनके लिए अच्छे समाज के निर्माण को प्राथमिकता देने की बजाय वो मूर्ख लोग पैसा कमा के आराम चाहते हैं, जबकि उस पैसे को कमाने के लिए उनको उनका जमीर और आत्मा गिरवी रखनी पड़ती है। वो जब तक वो गिरवी वहां पड़ी रहेगी तब तक वो आत्मा उनकी साफ नहीं होगी, तब तक वो सुख पा ही नहीं सकते। तो सारी जिंदगी अकेलेपन में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में और समाज से टूटे हुए ही काटनी पड़ती है फिर उनको, और वैसे ही काट रहे हैं वो सारे लोग। बिल्कुल। तो अभी अपनी शिमला की ट्रिप थी, उस पर अपन ने एक वीडियो बनाई थी, आपका अगर ध्यान में हो तो, उसमें मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर पूरा समाज गधा बन चुका है और सारे बच्चे गधे मैन्युफैक्चर होने लग रहे स्कूल में, कॉलेज में, तो फिर उन गधे ने मैन्युफैक्चर करने वाले भी टीचर भी तो गधे हैं। आपने ओबियसली ये कहा था हाँ वो गधे हैं, तो बहुत से टीचरों की ईगो हर्ट हुई, उन्होंने मेरे पास कॉल करने का ये क्या कहने लग रहे हैं। तो उनको आप थोड़ा यूँ बताना चाहोगे उनके क्या क्या फर्ज है उस बच्चे को, मतलब थोड़े 5-7 थोड़ा यूँ बता दो भाई, ता मैं ये फर्ज अदा कर सको स्कूल में, ये करने नहीं लग रहे धक्के। देखो स्कूल में, वो स्कूल पहली बात तो गांव का था, जिन जिन टीचर्स ने उस स्कूल की रजिस्ट्री सरकार के नाम करवाई है एसएमसी के माध्यम से, वो चोर हैं, वो गधे हैं, वो हरामखोर हैं, जिनका खा रहे हैं उन्हीं के स्कूल को बेच दिया उन्होंने चोरों के हाथ। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं। नंबर 2, जो टीचर सरकार के आदेश को बच्चों के हित से पहला मानते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे भाड़ में जाएं, सरकार का ऑर्डर मानना पड़ेगा, वो भी गधे हैं। नहीं नौकरी चली जाओगी। हाँ, वो नौकरी के लिए कर रहे हैं, वो नौकर हैं। हाँ। नौकर कैसे टीचर हो जाएगा यार? टीचर तो गुरु है, परमात्मा से ऊपर दर्जा दिया गुरु को। गुरु गोविंद तक जाने का रास्ता बता रहा है, गुरु जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का रास्ता बता रहा है। अगर जो टीचर आपके बच्चों को उस रास्ते पर नहीं लेकर के जा रहा, वो टीचर है ही नहीं है, वो नौकर है, बाकी चपड़ासियों की तरह। बाकी वो चपड़ासी का काम, बल्कि चपड़ासी तो बढ़िया काम कर रहा है, वो तो जो काम कर रहा है उससे बढ़िया कर रहा है। मतलब किसकी तरह कहूं आपको मैं, नौकर है यार, मतलब कहना नौकर थू है नौकरों पर। तो गुरु का परिणाम है, जिस भी गुरु ने, और गुरु कौन है? जिसके पास आने वाले हर बच्चे की जिंदगी बदले, हर बच्चे की। एक भी बच्चा रह गया वो गुरु नहीं रहा।
गुरु का काम है उसको रास्ते पर लेकर के जाना। अच्छा मैंने क्रांतिकारी होना चाहिए गुरु, बगावती होना चाहिए गुरु। यदि आप बगावती नहीं हो, क्रांतिकारी नहीं हो, समाज के साथ अगर मतलब आप समाज को बचाने की लड़ाई, और अपने बच्चों को अगर मान लो आप अपने बच्चों को भगत सिंह नहीं बना सकते, अगर अपने बच्चों को सुभाष जैसा नहीं बना सकते, आप अपने बच्चों को अब्दुल कलाम नहीं बना सकते, बाबा अंबेडकर के जैसा नहीं बना सकते, अगर आप उनको सुभाष के जैसा नहीं बना सकते, तो आप क्या बना रहे हो उनको? नौकर प्राइवेट कंपनी में इतना बड़ा नौकर है, वैसा बताते हैं। तो मैंने सुना भी था, जिसमें पढ़ा करता स्कूल में डॉक्टर साहब, तो कई टीचर ये कहा करते, भाई 40 बच्चे क्लास में, एक के भी समझ में आएगा नहीं, हमारा काम पूरा। एक के भी समझ में आ गया, अच्छा एक का समझ में आ गया, उन टीचर का काम पूरा, बाकी एक के भी नहीं आया तो उनका काम पूरा नहीं है। उनका काम पूरा नहीं, एक के भी नहीं आया, उनका काम है उस एक को क्यों नहीं आया वो ढूंढो, उसका क्या प्रॉब्लम है वो पता करो, उसको दूर करो। उसको दूर करने के लिए सरकार से लड़ना पड़े, समाज से लड़ना पड़े, उसके घर वालों से बात करनी पड़े, उसके पड़ोस में बात करनी पड़े, कोई और अरेंजमेंट करना पड़े, वो करो। ये काम है टीचर का, ये काम थोड़ी ना है कि एक का जो बाकी से कितने जाओ। यानी कि जैसे कि क्लास में मान के चला पे 40 स्टूडेंट है, तो सबका शरीर का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग है, सबका शारीरिक ढांचा अलग अलग है, किसी की मतलब कम ताकत का है, कोई मंदरा है, कोई ऊंचा है, कोई किसी की हाइट कैसी है। तो इसका मतलब सबका अगर शारीरिक स्ट्रक्चर अलग अलग है तो मानसिक भी अलग अलग है, यानी उसको दिमाग से भी अलग अलग तरीके से समझाना। तो सबको एक पढ़ाई कैसे पढ़ा सकते हो आप? सबको एक जैसी पढ़ाई कैसे दे सकते हो? एक जैसा सिलेबस कैसे पढ़ा सकते हो? अभी तक तो इन शिक्षकों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि यार बदलो ना इसको। जो शिक्षा बच्चे को जीवन के लिए तैयार नहीं करती, उसको क्यों पढ़ा रहे हो? और जो पढ़ा रहे हो फिर वो जीवन में काम क्यों नहीं आ रही? उनसे कोई पूछ तो लो, कैसे टीचर हो तुम? क्या करते हो उन बच्चों का? उनकी जिंदगियां, जो टीचर अपनी नौकरी करते करते मुझे 8 साल में समझ में आ गया कि मैं इन बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा हूं, मुझे छोड़ना बेहतर समझा। इससे अच्छा तो जहां जाओ वहां किसी का अच्छा कर लो, ऐसे नाश तो ना करो कम से कम अपने हाथ से। इन बच्चों का भी नाश और माँ बाप की भी सारी पूंजी खा गए, समाज का सत्यानाश। गेहूं की फसल खा जाओ, वहां कपास की फसल खा जाओ, वहां जैसे तो बड़कन खड़े करने शुरू करते हैं। हाँ तारी जीर की फसल आएगी वह भी मार लिया स्कूल में, अच्छा तारी बाजरे की आएगी वह भी, सारा तो घर न समेट के खाएंगे और सारे बड़कन खाएंगे। प्राइवेट स्कूल की बात हो रही ना, प्राइवेट वाले ने तो चूसना है। प्राइवेट एजुकेशन को लाने के पीछे पर्पस ये था, नाश करना है समाज का। समाज तभी तो अलग होएगा ना, दो हिस्से बन जाएंगे, एक पैसे देने वाला समाज, एक फ्री का राशन खाने वाला समाज। कौन बनना चाहेगा उधर? वहाँ सिर्फ गरीब रह जाएंगे और गरीब अपनी लड़ाई लड़ नहीं पाएगा अकेला महसूस करके, और फिर उन स्कूलों की रजिस्ट्री सरकार अपने नाम कर लेगी। कितना बड़ा गेम था, मास्टर का समझ में नहीं आया, समझ में आया अपने हाथ रजिस्ट्री करवाई। किसे मास्टर ने भाई रजिस्ट्री करवाई? अपने उन बड़का ने पेट के कीड़ा की क्या दवाई देने लग रहा, आयरन की गोली, आयरन की गोली, न्यू बेर आयरन की गोली ज्यादा चला गया तो आयरन नुकसान करे। उन्हें न्यू कौन बेरा? किसा मास्टर है भाई, किसा गुरु है? उन्हें न्यू कौन बेरा कि उसके बड़का का जो केमिकल शरीर में डलना कितना खतरनाक? उन्हें बेरा नहीं अपार आईडी कितनी खतरनाक, उन्हें बेरा नहीं आधार कार्ड कितना खराब है ना जी। ऑनलाइन रजिस्ट्री को नहीं हो इसके बिना, ऑनलाइन एंट्री को नहीं हो तब एनरोलमेंट में इसे से मास्टर ईशा का तो कुछ और कहूंगा तो रहने दो यार। मास्टर मेरा फिर जड़ा भी कड़ी होगा, मना पीट देंगे मास्टर। तो जितने भी हैं टीचर जो अपना अपने को है, पहला तो मतलब टीचर की आप परिभाषा समझ लो। जब आपको टीचर की परिभाषा समझ में आ जाएगी सारा का, फिर आप अपना अपने टीचर कही हो। और जो खाम खाई अपना अपने टीचर को, जो टीचर होने का लायक नहीं है वो अपना आपको टीचर ना को। नौकर में और गुरु में बहुत फर्क है भाई। जिस दिन वो गुरु हो जाएंगे उस दिन उनके प्रति सम्मान से सर झुकेगा। हमारे गाँव में है मास्टर इंदर सिंह जी होया करते, मास्टर चंद्रहास जी होया करते, रमाकांत कौशिक जी होया करते, चंद्रहास शर्मा जी थे। कदे भी पैसों के लिए कभी नहीं काम करा। जिसने पढ़ना आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास पैसे ना हो, कदे आज तक कोई बालक खड़ा करके न्यू नहीं है कि भाई तने स्कूल में नहीं आना, जब पीछे ना ले आया तो फीस ना ले आया तो कोई बात नहीं, तू गरीब है। तो मैंने देखा उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो थे गुरु, जो रास्ता बताया करते। वो गुरु थोड़े हैं यार जो बालक ने फीस के बिना पढ़ना ना दे। हाँ मेरे वर्गे सैकड़ों लाख हजारों लाखों ऐसे बालक है जो कि 12-15 साल स्कूल में पढ़े, लट खाए हमेशा, पासले बेंच पिटे पिटे जलीलता का सामना करना पड़ा। मुर्गे बने रहा करते, आदि आने बाहर हाथ खड़े करे कराया करते। सारा घर माँ बापा ने खुआ दिया। अच्छा सारा कोई आई साल नई ड्रेस ले आओ, आई साल नई एडमिशन करवाओ। 15 साल पाछे स्कूल में लिखड़े 12वीं करके ना ईब के करा भाई, ईब के करा
मतलब सारा घर खुआ दिया सबे कि माँ बाप ने दूध बेच बेच के बेचारे ने, कोई गरीब है किसी ने कि दिहाड़ी कर कर सारा तो मतलब ढूंढ उनको ऊपर ला दिया है। बड़का के नए कपड़े, नई कॉपी, नई किताब, नए जूते, नई टाई, अच्छा पूरा मतलब बढ़िया हेयर कट बनाया स्कूल में जाना, और 15 साल तक के खुआ के ना ये कह रहा भाई। इब उन बालका खातर डॉक्टर साहब आप जो अपनी अपना सेमिनार है तो उसमें आप कितने को उम्मीद है, कितने पेरेंट्स वहाँ पे और स्टूडेंट वहाँ आने वाले हैं, और उनको क्या आश्वासन जताना चाहते हो तो वो वहाँ पर अपना कीमती समय लेकर देने के लिए आओगे तो आप उनको क्या वैल्यू ऐड करके देंगे? मास्टर दीपचंद जी की बात बताना भूल गया मैं। हमारे गाँव में आया करते, वो पढ़ाने आया करते, सरकारी स्कूल से 10वीं करी थी मैंने। बारिश आ रही होती ना, सारे राजी हो जाया करते भाई आज कोई मास्टर नहीं आवा, बाहर तानाड़ा और भाई मौज हो गया, आज तो छुट्टी होगी जो से आया करते। लेकिन हमारी क्लास ने क्या कर दी भाई, दीपचंद मास्टर आए बिना नहीं हटा, कितनी आंधी तूफान हो, मतलब वो ऐसे थे ना भाई मेरे बच्चों का टाइम खराब होएगा, मैं ऐसे कैसे नहीं, जबकि उनके पास छुट्टियां पेंडिंग एक्सपायरी हो जाया करती, मतलब जो कुछ हो रहा हो, मतलब उस शख्स ने जो है ना एजुकेशन के लिए इतना काम किया, हिंदी के वो टीचर होया करते। रही बात अपने सेमिनार की, माँ बाप को जब तक बात समझ में नहीं आएगी वो अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं होंगे। इसलिए 24 तारीख को हमने एक सेमिनार रखा है कि जिन जिन लोगों को ये समझ में आता है कि उनको अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी है, जिन जिन को ये समझ में आता है कि उनको लड़ना चाहिए, उन लोगों को एक बार इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो लोग अपने गाँव में इस मिशन की शुरुआत करना चाहते हैं, 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम कैसे बने, उसके लिए चाहे आपके गांव के बच्चों को तैयार करना हो, आपके गांव में ये पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा करना हो, आपके गांव में पूरा मिशन खड़ा करना हो, इस सारे मिशन के लिए वहाँ से रूपरेखा और पूरा एक रणनीति बना करके बाकी लोगों को हम देंगे। और उस दिन उम्मीद है कि जो लोग वहाँ आएंगे वो निराश होकर के वापस नहीं आएंगे कि हम यहाँ क्यों आए। तो चलो मिलते हैं 24 तारीख को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, और आगे की भी सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे मिलते हैं जल्द ही, और आगे का सफर भी अपना जारी रहेगा। बहुत से सवाल है क्योंकि ये इतना बड़ा गेम है, चारों तरफ से घेर रखा है, तो एकदम अपने बात समझ में नहीं आओगी 20-25 मिनट में, तो लंबी चर्चा पे कदे बैठ कर कराएंगे, 5-6 घंटे लगातार चलन देंगे। तो ये वहाँ पे मिलांगे 24 तारीख में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, आप सभी पहुंचो और मिलते हैं वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद।